थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। मैंने आपको बताया कि पहला था जीएसटी कंपनसेशन सेस के ऊपर क्या फ्रिक्शन है, जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में हमारे बात हुई। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये किस तरीके से सेंटर और स्टेट्स के रिश्तों के अंदर एक खटास का पॉइंट बनने लगा, एक फ्रिक्शन का पॉइंट बनने लगा है। तो ये सर इमेजिन कीजिए कि इंडिया एक तरीके का घर है। ये एक घर है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फादर का रोल प्ले कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। फादर के पास सैलरी आती है मगर सैलरी लिमिटेड है। बच्चे हैं, उनकी भी अपनी नीड्स हैं, उनको बुक्स खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, मोबाइल फोन खरीदना है, फीस पे करनी है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर डिमांड्स जो कि बच्चे अपने रखते रहते हैं फादर के सामने। अब फादर के पास भी लिमिटेड कमाई है, बच्चों की जो नीड्स हैं या डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो फ्रिक्शन होना बनता है। यहां पे जहां जहां रिसोर्सेज की कमी होगी वहां पे लड़ाई होगी। ये बात एक जनरल नेचुरल लॉ है ये, और इसी कारण इकोनॉमिक्स पैदा भी हुई थी ना। बाप के और बच्चों के बीच में जब रिश्तों में खटास आती है तो उसका फैसला कौन कराती है? मां बताती है कि देखिए, जो भी आप सुनिए जी, आप मेरी बात, आपकी जो कमाई है मुझे पता है वो लिमिटेड है। अब उसमें से कितना पैसा बच्चों की पॉकेट मनी में जाना चाहिए उसके ऊपर मां बाप को भी समझाने की कोशिश करेगी और बच्चों को समझाने की भी कोशिश करेगी कि तुम्हें कितनी चाहिए, किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो मां यहां पे बीच में आके एक तरीके से जज का रोल प्ले करती है। मगर याद रखिएगा, मां सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। अंत में बाप को देना कितना है या फादर को देना कितना है वो खुद ही डिसाइड करेगा। मां रिकमेंड करेगी और उसकी रिकमेंडेशन को फादर जो है वो इग्नोर भी नहीं कर सकते, वो कंसीडर जरूर करके चलेंगे। यही सेम रोल फाइनेंस कमीशन यहां पे अदा करता है। फाइनेंस कमीशन इंडिया में सेंटर स्टेट रिश्तों के बीच में एक तरीके से मां का रोल प्ले करता है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देता है। जो वर्ड यूज किया जाना चाहिए वो है रिकमेंडेशंस। वो डायरेक्शंस नहीं देता। रिकमेंडेशंस मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट हर 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन करवाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करवाते हैं उसको। और जो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती है कि बाप और बच्चों के बीच में कैसे पैसे का आदान प्रदान होगा, किस तरह से पैसे का बंटवारा होगा, वो 5 साल के लिए रिकमेंडेशंस वैलिड रहती हैं। अभी आप जानते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन इस समय पे उनकी रिकमेंडेशंस है जो कि 2026 तक एप्लीकेबल है। अब आगे चलते हैं। यहां तक तो आपको एक कंटेक्स्ट समझ आ गया फाइनेंस कमीशन का सिग्निफिकेंस क्या है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। फाइनेंस कमीशन बेसिकली 2 एरियाज में अपनी रिकमेंडेशंस देती है। वो 2 तरीके का पैसा है जो सेंटर के पास है, वो किस तरह से स्टेट्स को जाएगा वो 2 तरीके से दिया जा सकता है। पहला तरीका है नेट टैक्स और टैक्सेस प्रोसीड। नेट टैक्स प्रोसीड एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज ग्रांट इन एड। ये 2 तरीके के पैसे होते हैं, एक है नेट टैक्स प्रोसीड, एक है ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड पे मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। नेट टैक्स प्रोसीड आप लोग आई होप आप जानते होंगे इस बात को। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की पावर है, उसके पास ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो जो भी वो टैक्स कलेक्ट करता है उसको हम बोल देते हैं क्या? ग्रॉस टैक्स कलेक्शन। उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट जो सेंटर को लगी। सेंटर ने उस टैक्स कलेक्शन के लिए एक आईटी स्ट्रक्चर बनाया है, वहां पे ऑफिसर्स की सैलरी वो पे कर रहा है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर देयर जिसमें खर्चा कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट टू कलेक्ट हाईएस्ट पॉसिबल टैक्सेस। तो क्या कॉस्ट वो पे कर रहा है उसको मैं माइनस करूंगा फ्रॉम द ग्रॉस टैक्स कलेक्शन से। व्हाट आई विल गेट नेट टैक्स प्रोसीड। हम लोगों ने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये बात मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में समझाई भी है कि एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम, फिस्कल पॉलिसी में आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसे, एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम वो होता है जहां पे कॉस्ट मिनिमम पॉसिबल रखी जाती है। ठीक है सर। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, नेट टैक्स प्रोसीड मतलब जो भी कमाई हुई फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें से कितना पोर्शन वो बच्चों को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को देगा, इसके ऊपर रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देती है। जैसे इस बार 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि जो भी तुम कमाओगे सेंटर, उसका 41% स्टेट्स के अंदर तुम्हें बांटना है, स्टेट्स को देना है तुम्हें, राइट। तो ये जो पहला पॉइंट है इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कह देते हैं क्या? वर्टिकल डेवल्यूशन।
वी कॉल इट व्हाट, वर्टिकल डेवल्यूशन, क्योंकि यहां पे बाप से बच्चों को पैसा कितना ट्रांसफर होगा इसका फैसला किया जा रहा है, इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल डेवल्यूशन। नाउ आफ्टर वर्टिकल डेवल्यूशन इस पे भी लड़ाई है सेंटर स्टेट के ऊपर, इनमें भी इन चीजों के ऊपर भी पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बनता है, पर मैं वो बाद में डिस्कस करता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं अबाउट हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, आप आराम से इस वर्ड से समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूं। 41% उसके पास जो टोटल पैसा आया पिताजी के पास में, वो बच्चों में बटेगा, ये बात साफ हो गई है। मगर कौन से बच्चे को कितना मिलेगा, इस बात का फैसला भी मां करेगी कि जो कमजोर है उसे कितना दिया जाएगा, जो रेस्पॉन्सिबल है, मेहनती है, उसको कितना दिया जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाई मदर। अब मदर का यहां पर भी एक बड़ा धर्म संकट क्रिएट हो जाता है, राइट सर। तो हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन में फाइनेंस कमीशन का यह रोल है कि एक क्राइटेरिया बनाए, एक ऐसा यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाए जिसके बेसिस पे कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा यह डिसाइड किया जाए। ना ये क्राइटेरिया पॉइंट बन जाता है फ्रिक्शन का। इस क्राइटेरिया में एक जो सबसे ज्यादा, इस क्राइटेरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसे हम बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, से फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द इनकम डिस्टेंस, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल वेटेज है इस पूरे के पूरे सिस्टम में वो 45% की अप्रोक्सीमेटली आधा वेटेज रखती है ये इनकम डिस्टेंस की, किसको कितना पैसा दिया जाएगा। अब होता क्या है इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर, मान के लीजिए, बस सच भी है, कर्नाटका है, उसका सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट किसी स्टेट की इस समय चल रही है तो वो कर्नाटका है। पॉपुलेशन कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, वहां पे कंपनीज खुली हुई हैं, एमएनसीज खुली हुई हैं। आप जानते हैं कर्नाटका आईटी हब है अपने आप में बहुत बड़ा, तो कर्नाटका की जो इनकम लेवल है वो बहुत हाई है, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कहीं 2 लाख या हो सकता है 2 लाख से ऊपर पहुंच गई हो अभी, बट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास आएगी। मगर मतलब पर इंडिविजुअल जो कर्नाटका में रह रहा है, लॉजिकली उसके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए, वो स्प्रेड नहीं होते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वैसे नहीं होते, एक अलग बात है, मगर पर कैपिटा इनकम वहां पे 2 लाख रुपए है, तो अमीर, काफी अमीर स्टेट है ये। अब वहीं मैं कंपैरिजन करता हूं इसका गुजरात के साथ में। गुजरात भी अमीर है, ऐसा नहीं है गुजरात अमीर नहीं, आप जानते हैं वहां से सबसे ज्यादा अमीर फैमिलीज आती हैं ना। गुजरात में जो इनकम लेवल है वो वट एवर इज द पर कैपिटा इनकम, मैं एक रफ फिगर ले रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं। मान लीजिए अगर वो 1 लाख रुपए है तो ऑब्वियसली गुजरात को थोड़ा ज्यादा शेयर मिलेगा टैक्सेस में से, सेंटर से जो आने वाला पैसा है जो उसको देना है, उसमें गुजरात को ज्यादा थोड़ा पैसा मिलेगा इन कंपैरिजन टू कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलरेडी काफी हाई है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हर किसी इंसान को उतना पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दैट्स अ अलग स्टोरी, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मगर गुजरात की क्योंकि पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू कर्नाटका, तो गुजरात को थोड़ा सा ज्यादा हम शेयर देंगे सेंटर के टैक्सेस में से। अब इमेजिन कीजिए बिहार का केस, बिहार और यूपी या मध्य प्रदेश, ये वो स्टेट्स है जिनकी पर कैपिटा इनकम इन कंपैरिजन टू कर्नाटका कहीं ज्यादा कम है, कहीं ज्यादा कम है, या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज लार्जली एग्रेरियन है और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं है उस हिसाब से। तो जो पर कैपिटा इनकम बिहार की, मध्य प्रदेश और यूपी की होगी वो ऑब्वियसली कहीं ज्यादा लो होगी। सो सर, इस लॉजिक के अनुसार दिस इज कॉल्ड एज इनकम डिस्टेंस। ये जो सबसे अमीर से लेके सबसे गरीब के बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया। नाउ इसके मुताबिक होता यह है कि बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, ठीक है, ये जितने भी स्ट्रगलिंग स्टेट्स हैं इनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं अंडर द क्राइटेरिया विच इज बीइंग सेट बाय 15th फाइनेंस कमीशन। अब यहां पे वो स्टेट्स जिन्होंने अपने यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उन्होंने इन्वेस्टर्स को बुला बुला के, वो थक गए बेचारे, बड़े मुश्किल से वो आए वहां पे, उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी वहां,
वो ये शोर मचाते हैं कि हम तो एफर्ट मार रहे हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, हम सारी मैनेजमेंट देख रहे हैं, फिर हमको इतना कम पैसा क्यों मिलता है, हमें इतनी कम सेंट्रल असिस्टेंस क्यों मिलती है। अब वही सेम बात आ जाती है कि भाई दोनों का ख्याल रखना है, जो मजबूत है उसका भी रखना है और जो कमजोर है उसका भी रखना है। पर माँ का दिल तो आप जानते हैं थोड़ा सा मुलायम ही होता है, वो सोचती है कि जो कमजोर है उसकी ज्यादा मदद की जाए और जो ऑलरेडी काफी स्ट्रेंथन्ड है उसको चलो थोड़ा बहुत उसको भी दे देते हैं, मगर वो अपने आप भी काफी सारी चीजें कर पा रहा है। सेंटर की तरफ से लॉजिक सही है, फाइनेंस कमीशन की तरफ से लॉजिक सही है, मगर अगर मैं इसी को स्टेट के एंगल से देखूं तो स्टेट ये बोलते हैं कि एक जमाना था जब जीएसटी से जो पहले का टाइम चल रहा था तब हमारे पास में पावर थी, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती चली जाती थी हम अपने हिसाब से टैक्सेशन को ऊपर नीचे कर लेते थे और कमा ज्यादा लेते थे। अब तो वो पावर हमने तुम्हें एक तरह से दे दी है जब से जीएसटी आया है, और अब हमें भी डिपेंडेंट होना पड़ रहा है किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, कि सेंटर कितने टैक्सेस में से अपना पैसा हमको देगा। तो दीज स्टेट्स आर सेइंग कि हमको डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स, ऑल द राइट थिंग्स, वी आर गेटिंग लोअर प्रोपोर्शन ऑफ द नेट टैक्स प्रोसीड। सो ये एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बन चुका है बहुत ज्यादा बिटवीन बोथ सेंटर एंड द स्टेट। अब मैंने आपको बोला था कि वर्टिकल डेवल्यूशन पर मैं बात करूंगा। वर्टिकल डेवल्यूशन का लॉजिक क्या कहता है? वर्टिकल डेवल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, सेंटर ने जो भी कमाया उसका 41% दे दिया स्टेट्स के लिए, वो एलोकेट कर दिया गया स्टेट्स के लिए। पर यहां दो चीजें होती है, एक फिगर है क्या रिकमेंड किया गया था और एक फिगर होती है क्या एक्चुअली में हो रहा है। एक हो गया रिकमेंडेशन और एक हो गया एक्चुअल में। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मदर रिकमेंड कर सकती है मगर फादर कितना देगा वो फादर की पॉकेट पे डिपेंड करता है और उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। वो मां की बात सुन जरूर रहा है लेकिन एक्चुअली में क्या देगा वो उसी पे डिपेंड करता है। तो रिकमेंडेड अगर मान के चलिए 41% का शेयर है, एक्चुअल में जब फिगर्स आती हैं तो देखा यह जाता है कि वो हमेशा थोड़ा कम होता है। इट इज ऑलवेज लेस देन वॉट एवर इज रिकमेंडेड। ये कंसेक्यूटिवली आप नोटिस करेंगे 13 फाइनेंस कमीशन में, 14 फाइनेंस कमीशन में और अब 15 फाइनेंस कमीशन में की जो टोटल रिकमेंडेशन दी थी उससे हमेशा कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज कम होती है जो शेयर दिया जाता है फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स। तो इस बात के ऊपर भी शोर मचाते हैं स्टेट्स कि जो रिकमेंडेशन है उसको तो कम से कम पूरा ऑनर कीजिए। पर भाई क्या मैंने आपको बताया कि फादर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उसको 10,000 और चीजें भी देखनी है। अब बात मैं करता हूं आपसे ग्रांट इन एड के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस कमीशन दो चीजों पे अपनी रिकमेंडेशन देती है, एक नेट टैक्स प्रोसीड पे और एक ग्रांट इन एड पे। ग्रांट इन एड है क्या? ग्रांट इन एड है मदद के नाम पे दिया हुआ पैसा। मदद जो हम करते हैं, जैसे आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो वो ग्रांट इन एड की तरह से होगा। मगर अगर या किसी दोस्त कोई मजबूरी में है, वो पैसा आपसे मांग रहा है, तो अगर तो आपकी इच्छा ये नहीं है कि मुझे वापस इससे लेना है तो वो ग्रांट इन एड हो गई। मगर अगर आप उसको इस नाम पे दे रहे हैं कि चल अभी रख ले पैसे मगर मुझे चाहिए 1 महीने के अंदर, तो वो लोन हो जाता है, वो लोन इन एडवांसेस हो जाता है। तो ग्रांट इन एड के अंदर आप पैसा एक्सपेक्ट नहीं करते वापस की लौट के आएगा। ये एक तरह से डेवलपमेंटल असिस्टेंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांट इन एड कई प्रकार की होती है। एक है आर्टिकल 275 के अंदर और दूसरा है आर्टिकल 282 के अंदर। आर्टिकल 275 की जो ग्रांट इन एड है, याद रखिएगा बाई चांस प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर, इसको स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड भी कहा जाता है। व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रांट इन एड, स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड? क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट का ये प्रेरोगेटिव है कि वो डिसाइड करे कि किस स्टेट को कितनी डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करानी है। पहली बात, जो स्टेट्स जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां तो ये डेवलपमेंटल एड जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं अदर देन जो ट्राइबल स्टेट्स, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स नहीं है, उनको भी डेवलपमेंटल असिस्टेंस जाएगी। तो पार्लियामेंट लॉजिक एक तरह से इसके ऊपर डिसाइड करता है, मगर पैसा जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू ही, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही ये पैसा निकल के जाता है। इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ है कि इट इज हाउ मच मनी विल बी गिवन टू विच स्टेट। क्राइटेरिया क्या होगा वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन।
फाइनेंस कमीशन विल डिसाइड दैट हाउ मच मनी विल बी गिवन टू विच स्टेट इन द नेम ऑफ ग्रांट इन एड। यहां मां का फिर रोल आ गया, मां फिर आ गई यहां पे भी डिसाइड करेगी कि कौन से बच्चे को डेवलपमेंट के नाम से कितना देना है, कितना नहीं देना है। इसके बाद आता है सर, ये सिर्फ मैं छू रहा हूं इस पॉइंट को क्योंकि अभी ये इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 282 को बोला जाता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट इन एड। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिशनरी ग्रांट इन एड। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट इन एड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे यूनियन गवर्नमेंट को किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। यहां यूनियन गवर्नमेंट को किसी के रिकमेंडेशंस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट जो ठीक समझे, जिसको जितना उसने देना है जिस स्टेट को, वो अपने हिसाब से यहां डिसाइड करती है। इसीलिए इसको डिस्क्रिशनरी ग्रांट इन एड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 282 दोनों पे एप्लीकेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी एप्लीकेबल है और स्टेट गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल है। कहने का मतलब क्या है कि सेंटर अपने इच्छा से कितना स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहता है डेवलपमेंट के नाम पे पैसा, या स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नेंस की जो बॉडीज होती हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम है या फिर अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनको कितना देना चाहती है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंटल असिस्टेंस, वो स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो सेंटर और स्टेट इन दोनों की डिस्क्रिशनरी होती है। यहां पे दे डोंट नीड टू टेक इनटू द कंसीडरेशन ऑफ एनी कमीशन कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, इसीलिए इसको डिस्क्रिशनरी भी बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड के ऊपर, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि किसको कितना डेवलपमेंटल एड मिलेगा। यहां पर भी फाइनेंस कमीशन एक क्राइटेरिया बना रखा है। तो ये कहा जाता है, से फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ के नाम पे ग्रांट इन एड दी जाएगी, अगर हेल्थ के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, बिहार, यूपी, इनको ग्रांट इन एड प्रोवाइड करानी है, तो देर इज अ सेट क्राइटेरिया फॉर दैट कि तुम्हें, से फॉर एग्जांपल आपको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर, इट इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आपको से फॉर एग्जांपल हर साल 5% या 2% के हिसाब से कम करते चले जाना है। सो पहले एक टास्क प्रोवाइड कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट्स को कि सबसे पहले तुम ये पैरामीटर्स को फुलफिल करो, और इसके अलावा और भी कोई पैरामीटर हो सकता है। से फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को हमने लॉन्च किया है, एंड दिस स्कीम शुड बी एप्लीकेबल इन योर स्टेट ऑल्सो इफ यू वांट डेवलपमेंटल असिस्टेंस। कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, और ये क्राइटेरिया सेट करने के पीछे होता कौन है? फाइनेंस कमीशन होती है। मगर फाइनेंस कमीशन ऑब्वियस ही बात है वो कंसल्ट करती है यूनियन गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, मगर उसमें लार्जली होता वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि किसी एक स्टेट के अंदर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पहले हर साल 5% कम हो, तो ही हम उसे डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। उनके यहां पे जो ओवरऑल एनरोलमेंट रेट है, बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वो हर साल 5% या 10%, वॉट एवर इज द नंबर, वो बढ़ जाना चाहिए, तभी हम आपको डेवलपमेंटल असिस्टेंस देंगे। तो उसके बेसिस पे ही आपको कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाउ द स्टेट्स आर सेइंग, स्टेट्स ये बोलते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं, जो क्राइटेरिया सेट किए जा रहे हैं, पहली बात ये बायस्ड है सेंटर के पॉलिटिकल एजेंडा के अकॉर्डिंग। जो सेंटर के पॉलिटिकल एजेंडाज हैं उसके हिसाब से ये पैरामीटर्स डिसाइड हो रहे हैं। मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर ऑलरेडी एक इंश्योरेंस की स्कीम चल रही थी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की स्कीम चलती थी कि अगर आप भगवान न करे खुदा ना खास्ता रोड पे चलते हुए आपको कोई गाड़ी उड़ा के चली जाती है, तो वहां पे आपके परिवार को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के नाम पर 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, वो कहते हैं हम अंडर द नेम ऑफ आयुष्मान भारत और एनी XYZ स्कीम वी आर लॉन्चिंग अनदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम एंड यू नीड टू शट डाउन दैट पर्टिकुलर स्कीम जो तुमने कर रखी है। तुम करना भी चाहते हो तो तुम अपनी तरफ से करते रहो, मगर अगर तुम्हें डेवलपमेंटल असिस्टेंस चाहिए तो पहले हमारी स्कीम को तुम अपने टेरिटरी में, अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उसे अप्लाई करो, उसे लगाओ, उसको फॉलो करो। सो दिस हैज बिकम अनदर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। स्टेट्स कहते हैं कि सेंटर हमें कंडीशन बेस्ड ग्रांट इन एड दे रहा है। दीज आर कंडीशन बेस्ड ग्रांट इन एड की कंडीशन फुलफिल होगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो इसके कारण ये लड़ाई ज्यादा बड़ी हो जाती है।
दिस वाज होल आइडिया ऑफ रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन की रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर वो किसकी सुने किसकी ना सुने ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिबेट बन जाता है और सेंटर स्टेट आपस में इसके ऊपर फ्रिक्शन भी करते हैं।